जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और ब्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे भारतीय काव्य शास्त्र के तहत आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है रीति संप्रदाय। इससे पूर्व क्लासेस में आपने देखा संप्रदाय के तहत रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और रस और अलंकार संप्रदाय तो काफ़ी आप कह सकते हैं कि विस्तृत है, तो वो कई पार्ट में बना है। लेकिन यहाँ पे रीति संप्रदाय आपको बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे भगीरथ मिश्र जी ने इसे अपनी किताब में जो है साहित्यालोचन के तहत रीति संप्रदाय ध्वनि सिद्धांत सभी चीजों को रखा हुआ है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक और अलग अलग आचार्यों द्वारा दिया गया मान्यता कौन कौन से हैं, यानी प्रवर्तक के तौर पे जब भी आए कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो वामन, आचार्य वामन। और इन्होंने काव्य की आत्मा का प्रश्न सबसे पहले उठाते हुए रीति को कहा कि ये ही काव्य की आत्मा है। एक तो आप यहाँ पे रीति पढ़ेंगे ऐसे ही, जब रीति काल पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल पढ़ते हैं, तो रीति काल को और यहाँ पे जो ये रीति का जिक्र है, बार बार उसका जिक्र जो है डॉक्टर नगेंद्र वाली किताब में आता है। अगर आप बहुत अच्छे से काव्य लक्षण, काव्य हेतु प्रयोजन पढ़े होंगे और रीति पढ़े होंगे तो दोनों को जोड़कर पढ़ पाएंगे। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक के तौर पे बताया जाता है कि वामन थे, और इन्होंने कहा कि जो काव्य की आत्मा है, काव्य की आत्मा का प्रश्न उठाते हुए कहा कि काव्य की आत्मा तो रीति को कहा जाना चाहिए। काव्य की आत्मा जो है वो रीति है, इसीलिए इन्होंने कहा रीतिरात्मा काव्यस्य। रीतिरात्मा काव्यस्य मतलब काव्य की जो आत्मा है वो रीति है। इसके बाद आप देखो कि विभिन्न आचार्य जो है रीति निरूपण के सिद्धांत के लिए अपने अपने तरफ से जो प्रयोग करते हैं, उसमें जैसे आचार्य मुनि है, तो आचार्य मुनि जो है, आचार्य वामन से पहले के आचार्यों ने भी रीति के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया था। तो किसी ने रीति को प्रवृत्ति कहा, आचार्य भरत मुनि ने रीति को प्रवृत्ति कहा। 4 प्रवृत्तियों का उल्लेख भी भरत मुनि जी ने किया। फिर आचार्य भामा जो है ये काव्य भेद के अंतर्गत विवेचन करते हैं। इसके बाद जो आचार्य दंडी कहते हैं, जो काव्य को मार्ग दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला होता है, आचार्य दंडी कहते हैं जो काव्य को मार्ग दिखाए वही रीति है। तो भरत मुनि इसको प्रवृत्ति के तौर पे देखते हैं, आचार्य भामा इसको काव्य भेद के तहत, कि काव्य भेद के अंतर्गत रीति भी आता है, और जो आचार्य दंडी है वो इसे काव्य मार्ग के तहत देखते हैं कि ये जो है काव्य के मार्ग के तहत आता है। फिर हम आचार्य वामन के बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम आचार्य वामन ही हैं जिन्होंने रीति शब्द का उल्लेख किया। यद्यपि आरंभिक आचार्य भरत मुनि से ही रीति एवं गुण संबंधी विवेचन शुरू हो जाता है कि रीति क्या है, कैसे है। तो ये विवेचन तो आरंभिक आचार्य भरत मुनि से ही शुरू हो जाता है, किंतु वामन पर उनके पूर्ववर्ती आचार्य भरत मुनि, भामा और दंडी का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। आचार्य दंडी ने रीति के नियामक के रूप में गुण को मान्यता दी है। आचार्य दंडी ने रीति यानी रीति के नियामक के तौर पे कहा है कि गुण केंद्र में होता है। तो आचार्य दंडी ने रीति के नियामक के रूप में गुण को मान्यता दी थी और रीति में व्यक्तित्व की सत्ता भी मानी थी। इसके अलावा आचार्य वामन को पूर्ववर्ती आचार्यों से प्रधानता पारिभाषिक शब्द ही मिले। इनके अनुसार यही इन्होंने कहा कि विशिष्ट पद रचना रीति, जो विशिष्ट पद रचना होता है वही रीति है। पदों की विशिष्ट रचना ही रीति कहलाती है। पदों में आने वाली विशिष्टता का कारण क्या है? तो पदों में विशिष्टता होता है गुण की वजह से, विशेषो गुणा आत्मा। अब यहाँ से एक बार आप समझिए कि वामन जो है आचार्य प्रवर्तक के तौर पे इन्होंने घोषित कर दिया रीति आत्मा काव्य, काव्य की आत्मा रीति है। तो ऐसा नहीं कि वामन ने ही पहले कहा, इससे पहले भी इस चीज़ पे लोगों का ध्यान दिख गया। लेकिन वामन से पहले जब भरत मुनि ने कहा तो इसको रीत नहीं प्रवृत्ति कहा कि 4 प्रवृत्तियां होती है। भामा ने इसको काव्य भेद के तहत रख दिया, दंडी इसको काव्य मार्ग के तहत रख दिए, और वामन ने रीति शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया। भरत मुनि से ही रीति एवं गुण संबंधी विवेचन तो शुरू हो गया था, भरत मुनि, भामा, दंडी, लेकिन बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा नहीं। दंडी ने रीति के नियामक के रूप में कहा कि रीत का जो नियामक है वो गुण है, और नियामक गुण होने को मान्यता दी थी, और रीति में व्यक्तित्व की सत्ता भी मानी थी। तो जितने लोग पहले दिए थे उन लोगों ने सिर्फ जैसे पारिभाषिक तौर पे इसको पारिभाषित ही किया। इनके अनुसार यही था कि दंडी ने कहा कि विशिष्ट पद रचना रीति है, पदों की विशिष्ट रचना रीति कहलाती। पदों में आने वाली विशिष्टता का कारण भी गुण को माना, विशेषो गुणात्मा।
गुड़ का लक्षण यह भी दिया, काव्य शोभाया कर्तारु धर्मः गुड़ा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला गुड़ है। इनसे पहले वैदर्भी और गौड़ी की चर्चा हो चुकी है। इन्होंने पांचाली को भी शामिल कर रीतियों की संख्या 3 मान ली। अब यहाँ पे कहा गया कि गुड़ का लक्षण यह दिया, काव्य शोभाया कर्तारु धर्मः गुड़ा, काव्य की शोभा करने वाला धर्म गुड़ है। इनसे पहले वैदर्भी और गौड़ी की चर्चा हो चुकी है। इन्होंने उसमें पांचाली को एक तरीके से और सम्मिलित कर रीतियों की संख्या 3 मान ली। इन्होंने 10 मूलतः 10 गुण माने, फिर उन्हें 10 शब्द गुण और 10 अर्ध गुण के रूप में व्याख्यायित किया। ये गुण इस प्रकार है, जैसे गुण में आप देखेंगे तो ये गुण कौन कौन से हैं? ओज है, प्रसाद है, श्लेष है, क्षमता है, समाधि है, माधुर्य है, सुकुमारता है, सुकामौर्य है, सौकुमार्य है और उदारता, अर्थ व्यक्ति और कांति गुण है। ये सभी ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सुकुमारता, शौकुमार्यम और उदारता, अर्थव्यक्ति और कांति, ये सब गुण है, गुण के प्रकार। और रीति और गुण में अंतर संबंध स्वीकारते हुए कि रीति और गुण का संबंध क्या होता है, उसके संबंध को स्वीकारते हुए लिखते हैं, एतासु तीसु रीतेषु रेखस्वी चित्रम काव्यम प्रतिष्ठिमति, अर्थात जैसे चित्र रेखाओं का समन्वय होता है वैसे रीतियां भी जो होती है, रीतियां भी होती है काव्य गुणों का समन्वय। अब रीति और गुण का अगर हम देखें, तुलना करें तो वैदर्भी जो है, वैदर्भी रीति में देखें तो इसमें समस्त गुण आते हैं, वैदर्भी में समस्त गुण आते हैं। गौड़ी में ओज और क्रांति आता है। और पांचाली जो है, पांचाली गुण में देखें तो माधुर्य और शौक कुमारी गुण आते हैं। तो वैदर्भी में सारे गुण आते हैं, गौड़ी में सिर्फ ओज और क्रांति आता है और पांचाली में माधुर्य और शौक कुमारी। इसलिए हमें रीति के साथ उनके गुण को भी ध्यान रखना कि गौड़ी में क्या आता है। वैदर्भी में तो जितने गुण होते हैं सब हो गए, गौड़ी में सिर्फ ओज और क्रांति और पांचाली में माधुर्य और शौक कुमारी है। समस्त गुणों के समन्वय के कारण ही कहा गया है वैदर्भी को सर्वश्रेष्ठ रीति, क्योंकि वैदर्भी में जितने भी गुण है सभी आते हैं ना, इसलिए वैदर्भी को कहा गया है सर्वश्रेष्ठ रीति। सबसे अच्छा अगर रीति कोई है तो वो वैदर्भी है। आचार्य रुद्रट ने भी वैदर्भी को समास रहिता माना, किंतु वामन के मत के अनुसार वैदर्भी हमेशा समास रहिता नहीं होता। तो आचार्य रुद्रट ने कहा वैदर्भी को समास रहिता माना कि समास रहिता है, लेकिन वामन के मत के अनुसार वैदर्भी हमेशा समास रहिता नहीं होता, और जब होता है तब वह शुद्ध वैदर्भी होता है। आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य आनंदवर्धन ने रीति को क्या कहा है? तो आचार्य आनंदवर्धन ने रीति को संगठना कहा है, संगठना। इन्होंने रीति को समाज से जोड़ा हुआ माना। इनके मत के अनुसार संगठना गुण के आश्रित रहती है तथा मूलतः रस की साधन है। रस को व्यक्त करना ही संगठना का कार्य है। तो आनंदवर्धन ने रीति को क्या कहा है? आचार्य आनंदवर्धन ने रीति को संगठना कहा है, संगठना। और इन्होंने रीति को समाज से जुड़ा हुआ माना है कि रीति जो है समाज से जुड़ा है। रस को व्यक्त करना ही संगठना का कार्य है। ये गुण को चित्तवृत्ति का प्रयास स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार श्रृंगार आदि कोमल रस जिनके द्वारा माधुर्य गुण चित्त को उद्धृत करता है। रौद्र आदि कठोर रस हैं जिनके माध्यम से ओज गुण चित्त को दीप्ति प्रदान करता है। आनंदवर्धन ने रीति को वाच्यवाचक चारुत्व हेतु माना है। आचार्य भोजराज हैं, भोजराज ने क्या कहा? भोजराज ने 15 वृत्तियों को माना है। आचार्य भोजराज 1 2 नहीं बल्कि 15 वृत्तियों को मानते हैं। उन 15 वृत्तियों में देखें तो वो कहते हैं निष्ठुरा, पुरुषा, कोमला, गंभीर, प्राया, मधुरा, ओजस्वी, श्लथा, कोमला, कठोरा, मिश्रा, उपनागरिका, परुषा और उष्म का संयोग ललिता और अमिता। भोज ने रीति को काव्य मार्ग माना है। भोज ने रीति को क्या माना है कि रीति क्या है? तो रीति को इन्होंने काव्य का मार्ग माना है कि काव्य का मार्ग है। आचार्य मम्मट है, इन्होंने क्या कहा? आचार्य मम्मट का कहना है रीति को वृत्ति कहते हैं कि रीति जो है वृत्ति है। इनके अनुसार निश्चित वर्णों का रस से संबंधित व्यापार वृत्ति कहलाता है। एक क्रम से अगर देखें, एक निश्चित वर्णों की व्यवस्था से रस से संबंधित व्यापार जो है वो वृत्ति कहलाता है। और वृत्तियों और गुणों के संबंध में इन्होंने कहा उपनागरिका यानी वैदर्भी जो है, उपनागरिका वैदर्भी माधुर्य गुण इसमें होता है। परुषा गौड़ी में ओज गुण होता है। कोमला पांचाली में प्रसाद गुण होता है। उपनागरिका वैदर्भी माधुर्य गुण से उत्पन्न, परुषा गौड़ी ओज गुण, कोमला पांचाली प्रसाद गुण। इनके लिए भी वृत्ति या रीति रस का साधन मात्र है। इन्होंने आनंदवर्धन के आधार पर गुणों में चित्त की कितनी वृत्तियां मानी है?
तो इन्होंने चित्त की कुल 3 वृत्तियां मानी है। माधुर्य गुण, चित्त द्रुति, ओज गुण, चित्त दीप्ति, प्रसाद गुण, चित्त व्याप्ति। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार पद संघटना रीति है। तो कौन कहता है पद संघटना रीति है? आचार्य विश्वनाथ। इनका कहना है कि जो पद संघटना है, आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि जो पद संघटना वही रीति है। रीति काव्य के शरीर के रूप में रहकर रस का उपकार करती है। वर्ग संगोपन के आधार पर 4 रीतियां मानी गई है, वैदर्भी और पांचाली। इससे मिश्रित लाटी रीति को भी स्वीकार किया गया है, लाटी रीति को भी। हिंदी में रीति विवेचन के बारे में बात करें तो चिंतामणि जो है, चिंतामणि के द्वारा है रीति सुभाषा कबित की बन्नत बुध अनुसार। तो हिंदी में जो है रीति की परिभाषा में कहा जाता है रीति सुभाषा कबित की बन्नत बुध अनुसार। केशवदास कहते हैं मुग्धा लज्जा प्राय रीति बन्नत है इत रीत। कुलपति कहते हैं वैदर्भी गौड़ी कहत पुनि पांचाली जाने। तो यहाँ पे देखिए रीति का विवेचन अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप में किया है। यहाँ पे आचार्य शुक्ल हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीति का प्रधान शुद्धवाद का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए मानते हैं। इस दृष्टि से इन्होंने कोमल रसों में कोमल वर्णों और रौद्र भयानक आदि उग्र व कठोर रसों में परुष तथा कठोर वर्णों का प्रयोग अच्छा बताया है। इनका रीति विवेचन पेटर और रेने प्ले जैसे पाश्चात्य चिंतकों से प्रभावित माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र हैं, यूरोप के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट शैली के तत्व समानांतर से ही रीति के तत्वों में ही अंतर्भूत हो जाते हैं, तो रीति के तत्वों का उपयुक्त शैली तत्वों में अंतर्भाव हो जाता है। रामदहिन मिश्र शब्दार्थ शरीर काव्य के आत्मभूत रस आदि का उपकार करने वाले प्रभाव बढ़ाने वाले पदों की जो विशिष्ट रचना है उसी को रीत कहा जाता है, ये कहना है रामदहिन मिश्र का। रीति संख्या, अब यहाँ पे देखिए जो भरत मुनि है, भरत मुनि का रीतियों से संबंध उन्होंने कहा है कि रीतियां कुल 4 हैं, या वृत्ति के रूप में उनको माने रीति को प्रवृत्ति के तौर पे, तो वो अवंती दाक्षिणात्य पांचाली मागधी, ये 4 रीति मानते हैं भरत मुनि। अवंती दाक्षिणात्य पांचाली मागधी। भामा है वैदर्भी गौड़ी मानते हैं, दंडी भी वैदर्भी और गौड़ी मानते हैं। देखिए वैदर्भी और गौड़ी, भामा दंडी वामन रुद्र ये चारों ही मानते हैं। बस अंतर ये है कि वामन जो है पांचाली भी मानते हैं, 3 मानते हैं, और रुद्रट इसी में लाटी मानते हैं, तो ये ध्यान रखना है। बाकी भरत मुनि का सबसे अलग है, अवंती दक्षिणात्या पांचाली मागधी, इनके में कोई वैदर्भी गौड़ी नहीं है। और आनंदवर्धन जो है इन्होंने असमासा अल्प समासा दीर्घ समासा, समासा पे ही बोला असमासा अल्प समासा दीर्घ समासा। और राजशेखर जो है ये कहते हैं लच्छो भी वैदर्भी मागधी पंचाली का। कुंतक जो है सुकुमार वैदर्भी विचित्र गौड़ी मध्यम पांचाली, तो कुंतक सुकुमार वैदर्भी विचित्र गौड़ी मध्यम पांचाली। भोजराज वैदर्भी गौड़ी पांचाली लाटी अवंतिका मागधी मानते हैं। मम्मट जो है ये उपनागरिका वैदर्भी परुषा गौड़ी कोमला पांचाली मानते हैं। विश्वनाथ वैदर्भी गौड़ी पांचाली लाटी मानते हैं। रुद्रट ने समास को आधार बनाकर रीतियों का वर्गीकरण किया है, तो रुद्रट ने जो समास को आधार बनाकर रीतियों का वर्गीकरण किया है उसमें जो वैदर्भी है वो समास रहिता समास का भाव, गौड़ी दीर्घ समास बहुला समास की अधिकता, लाटी मध्यम समास युक्त मध्यम समास, पांचाली लघु समास युक्त समास की न्यूनता। देखिए समास को आधार बनाकर ही रीतियों को यह भी कहा गया है क्या कि वैदर्भी आ समस्त पदा गौड़ी उद्भट पटा। पांचाली के लिए कोमल पदा कुंतक ने रीति को मार्ग, यानी पांचाली जो है कोमल पदा कुंतक ने रीति को मार्ग यानी कवि प्रस्थान हेतु के रूप में विवेचित किया और 3 रास्ते बताए, 3 मार्ग बताए। उन मार्ग में है सुकुमार विचित्र और मध्यम। उसके बाद वैदर्भी कौड़ी और पांचाली का क्रमशः इन मार्गों में समावेश होता है। ये मार्ग कवि स्वभाव पर आधारित है। कुंतक ने इनका अर्थ कवि कर्म की विधि और प्रणाली बताया है। रीति को वृत्ति कहते हुए 3 भेद किए हैं, उपनागरिका वृत्ति, परुषा वृत्ति और कोमला। इसके बाद वैदर्भी गौड़ी पांचाली को माना है। काव्य गुण में देखा गया तो ये माना गया कि काव्य का मूल रस है और रस का धर्म गुण है, गुण के बगैर रस संभव नहीं है। गुण को ये भी कहा गया कि काव्य के उत्कर्ष का साधक तत्व अगर कुछ है तो काव्य का गुण है। भरत मुनि के अनुसार यदि देखें तो ये क्या कहते हैं, एते दोषास्तु विज्ञा सुरभि नाटिका श्रेया
एतयो विपर्यस्ताः गुणा काव्येषु कीर्तिताः। काव्य गुण को वामन मूल तत्व के रूप में देखते हैं। पंडित राज जगन्नाथ द्वारा काव्य गुण को शब्दार्थ रूप में स्वीकार किया गया है। आचार और गुण संख्या की बात करें तो भरत मुनि ने गुण की संख्या की बात की है तो उन्होंने 10 माना है, भामा ने 3 माना है और दंडी ने भी। तो भामा, भरत मुनि और दंडी दोनों लोग गुणों की संख्या 10 मानते हैं। भामा 3, वामन 20, आनंदवर्धन 3, भोजराज 24 गुण मानते हैं, मम्मट भी 3। और देखिए भामा भी 3 मानते हैं, आनंदवर्धन भी मानते हैं और मम्मट भी मानते हैं। तो ये 3 लोग जो है जो गुणों की संख्या मानते हैं वो 3 मानते हैं। वेद व्यास 19, विश्वनाथ जो मानते हैं वो संख्या कितनी मानते हैं? 3 और जगन्नाथ मानते हैं 3। भरत मुनि माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थव्याप्ति, उदारता, क्रांति और समाधि ये गुण मानते हैं, क्योंकि इन्होंने 10 गुण की बात की ना। तो 10 में माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थव्याप्ति, उदारता, क्रांति और समाधि ये 10 हो गए। वामन 10 गुणों को शब्दगत भी मानते हैं और अर्थगत भी मानते हैं। समानता 3 गुण स्वीकार किए जाते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। काव्य से हृदय में मधुरता का संचार होना माधुर्य गुण। काव्य से हृदय में उत्साह, उमंग, आवेश आना, स्फूर्त आना ओज। और काव्य से हृदय में शांति का संचार होना एक तरीके से प्रसाद गुण कहलाता है। जैसे माधुर्य गुण में आप कहेंगे बसो मेरे नैनन में लाल, मीरा, या कुंदन को रंग फीको लागे, मतिराम की पंक्तियां। तो चित्त प्रभाव क्या होगा? द्रवित होगा। संबंधित रस में श्रृंगार, करुणा और शांत रस होगा। ऐसे ही जब कहेंगे कि ओज, तो जैसे पंक्तियां है ना, हिमाद्री तुंग श्रृंग से, तो ये ओज भरा है। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। तो दीप्ति, उत्साह, वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स। और इसमें एक चीज और भी है, द्वित वर्णों का आपको बारंबार प्रयोग देखने को मिलेगा, संयुक्ताक्षर जिसे कहते हैं। और फिर इसके बाद आप देखिए कि प्रसाद गुण, तो प्रसाद में जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तुलसीदास। नर होना निराश करो मन को, मैथिली शरण जी। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में है, मैथिली शरण गुप्त। तो इस तरीके से आपको जो फैक्ट थे इसके इम्पोर्टेंट रीति संप्रदाय के वो करा दिए। अब हम चलिए थोड़े कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं ताकि हमें और अच्छे से चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए आप विस्तार से समझ पाएंगे कि जो है रीतिकरण में रीति जो आपका ये सिद्धांत है, इसके तहत रीति निरूपण का क्या अभिप्राय होता है, रीति निरूपण और समर्थक आचार्य में कौन आते हैं। रीति और गुण, जब हम कहते हैं कि रीति और गुण, तो क्या मतलब है दोनों का। शब्द गुण क्या होता है, अर्थ गुण क्या होता है, गुण के कितने प्रकार होते हैं, रीति के कितने प्रकार होते हैं, फिर सारांश। ये इस तरीके से आप जो है यहाँ पे समझ पाएंगे। रीति के संबंध में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए जैसे हर एक चीज को हम पढ़ते हैं कि सब काव्य के सृजन में ही प्रयोग में आता है, तो वैसे ही काव्य रचना प्रक्रिया भाषा के माध्यम से जो चलता है, हमारा समूचा जीवन व्यवहार ही उसी के माध्यम से परिचालित होता है। रोजमर्रा के अविरल जो भी काम करते हैं उसमें भी हमारे वार्तालाप का आधार भी यही होता है, और इससे हम अपने अनुभव विचार सब कुछ साझा करते हैं। तो लोक व्यवहार में प्रचलित विरासत में मिली इसी भाषा का प्रयोग कभी भी अपनी काव्य रचना में करता है, और अपनी रचना प्रक्रिया में जो है उस क्रम में कभी इस भाषा के विन्यास को किसी विशिष्ट संवेदना या अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए तोड़ फोड़ देता है। कभी के लिए भाषा का रूप नहीं, उसके स्वरूप का बहुत महत्व है, उसके फॉर्म का। किसी खास संवेदना की अभिव्यक्ति के लिए उसको विशिष्ट पद रचना द्वारा प्रचलित भाषा के स्वरूप में ही परिवर्तन से उत्पन्न अर्थ और उस खास संवेदना को पाठकों तक संप्रेषण करना पड़ता है। ये जो विशिष्ट पद रचना है ये बहुत बड़ी चीज है। तो जो कवि की अनुभूति होती है, कवि की अनुभूतियों को विशिष्ट पद रचना द्वारा ही अभिव्यक्त करने के इस क्रम को मार्ग या रीति कहते हैं। अब यहाँ पे आप ये डेफिनेशन देख लीजिए कि भारतीय काव्य शास्त्रियों ने जो कवि की अनुभूति को विशिष्ट पद रचना द्वारा अभिव्यक्त करने के क्रम को ही क्या कहा है, ये जो रास्ता है वो रास्ता ही एक तरीके से रीति है। पाश्चात्य काव्य चिंतन में इसे ही शैली कहते हैं। जो अपने यहाँ पे रीति कहा जाता है ना, विशिष्ट पद रचना द्वारा अभिव्यक्त करने की जो प्रक्रिया, उसी को आप पाश्चात्य काव्य चिंतन में देखेंगे तो इसको शैली कहा जाता है, शैली। काव्य रचना की इस रीति का अध्ययन रीति संप्रदाय में किया गया है, और रीति सिद्धांत संबंधी चर्चा करने वाला शास्त्र कहलाता है रीति शास्त्र।
रीति संप्रदाय की परंपरा हिंदी को संस्कृत काव्य शास्त्र से प्राप्त हुई है। कहाँ से आया है ये संप्रदाय? रीति संप्रदाय की जो परंपरा है वो हिंदी को तो प्राप्त हुआ है, लेकिन कहाँ से? संस्कृत काव्य शास्त्र से। प्रस्तुत पाठ में हम रीति संप्रदाय की अवधारणा और उसके विभिन्न आयामों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। रीति निरूपण क्या है? भारतीय काव्य शास्त्र में रीति के स्वरूप की चर्चा नाटक तथा काव्य को ध्यान में रखकर की गई है। भारतीय काव्य शास्त्र में जो रीति है, रीति के स्वरूप की चर्चा नाटक तथा काव्य को ध्यान में रखकर की गई है, जबकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में शैली की विवेचना भाषण कला रिटोरी के संदर्भ में हुई है। इसके बाद लिखित भाषा के स्वरूप विश्लेषण के संदर्भ में भी उसका प्रयोग होने लगा। भारतीय काव्य शास्त्रीय साहित्य अथवा काव्य भाषा के पद संगठना क्रम को ही विशिष्ट पद रचना या वचन विन्यास को ध्यान में रखकर रीति के स्वरूप को समझाने का उपक्रम करते हैं। उन्होंने पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों की तरह भाषा को एक विशेष क्रम में प्रयोग किए जाने के पीछे छिपे कभी व्यक्तित्व को कोई खास महत्व दिया नहीं। यानी जो भारतीय काव्य शास्त्र है, इनमें रीति के स्वरूप की चर्चा नाटक तथा काव्य को ध्यान में रखकर की गई है, जबकि वही पाश्चात्य में शैली की विवेचना रिटोरी भाषण कला के संदर्भ में हुआ। इसके बाद लिखित भाषा के स्वरूप विश्लेषण के संदर्भ में भी इसका प्रयोग होने लगा। और अपने यहाँ पे जो भारतीय काव्य शास्त्री है, उन्होंने साहित्य अथवा काव्य भाषा के तहत जो पद संगठना क्रम है, उसी को विशिष्ट पद रचना या वचन विन्यास को ध्यान में रखकर रीति के स्वरूप को समझाने का उपक्रम करते रहे। और जो पाश्चात्य है, उन्होंने पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों की तरह भाषा को एक विशेष क्रम में प्रयोग किए जाने के पीछे छुपे कवि व्यक्तित्व को कुछ खास महत्व नहीं दिया। किसने? पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने। भारतीय काव्य शास्त्र में रीति को काव्य भाषा की विशेष गुण वाली पद रचना माना जाता है, जबकि पाश्चात्य में शैली को मुख्य तथा कवि के विशिष्ट व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मानने का चलन है। रीति का अर्थ है लिखने के क्रम या विधान। रीति का क्या मतलब है? रीति का अर्थ है लिखने का क्रम या विधान। लिखने का ये जो क्रम या विधान है, रीति जो कहता है कि रीति का अर्थ है लिखने का क्रम या विधान, लिखने का ये क्रम या विशिष्ट पद संगठना प्रत्येक कवि की अपनी निजी विशेषता होती है कि वो कैसे लिखेगा, कौन सा पद संगठन या कौन सा क्रमागत व्यवहार करेगा लेखन में। सबकी अपनी निजी विशिष्टता है। पद संगठन की यह निजी विशिष्टता ही कवि के मैनरिज्म या रीति या पंथ का निर्माण करती है, जिसको हम कह सकते हैं रास्ता। आप जो है किस प्रकार के व्यक्तित्व है, किस तरीके से लिखना चाहते हैं, वो अपनी एक आपका लिखने का मैकेनिज्म होगा। तो रीति का मतलब है लिखने का क्रम या विधान, कि किस परिपाटी का अनुसरण करते हुए कोई कवि कोई चीज लिखना चाहता है। लेकिन लिखने का ये क्रम या विशिष्ट पद संगठन प्रत्येक कवि की अपनी निजी विशेषता, वो कैसे लिखेगा। पद संगठन की ये निजी विशेषता ही कवि के मैनरिज्म या रीति या पंथ का निर्माण करती है। पूर्व से प्रचलित संस्कृत काव्य रचनाओं में प्रयुक्त भाषा की विशेषताओं को परखने पर काव्य शास्त्रियों को उनमें विशेष प्रकार की पद रचना के दर्शन हुए। संस्कृत तथा उसके गहरे प्रभाव वाली हिंदी भाषा की रीति में जो लंबी लंबी समास युक्त रचनाएं थी, वही उनकी विशेषता थी। और इस पद रचना से ही वे जान पाए कि काव्य की भाषा व्यवहारिक भाषा से भिन्न है। रीति से संबंधित कुछ प्रसिद्ध परिभाषाएं इस बात को पुष्ट करती हैं। जैसे वामन के अनुसार रीति का अर्थ क्या है? वामन क्या रीति का मतलब लगाते हैं? वामन के अनुसार रीति का अर्थ विशेष प्रकार की पद रचना है। राजशेखर रीति को क्या कहते हैं? वचन विन्यास क्रम कहते हैं। विश्वनाथ कहते हैं रीति का अर्थ पद का संयोजन है। इन सभी विचार पर, इन सभी जो जितने भी अलग अलग कहने दिए गए किसके कथनानुसार, तो इन परिभाषाओं पर विचार करने से यही पता चलता है कि इन काव्य शास्त्रियों ने रीति के संदर्भ में लेखन में परिलक्षित होने वाले पदों या पद संगठन की विशेष प्रकार की रचना, विन्यास, संयोजन तथा भंगिमा को मानदंड के रूप में प्रयोग किया। प्रश्न ये उठता है कि काव्य भाषा की पद रचना या पद विन्यास अगर विशेष है तो यह विशेषता उनमें होती कहाँ है? कैसे वो लिखते हैं इस तरीके से? तो इसके प्रत्युत्तर में वामन कहते हैं कि वह गुण में होता है। ये कहाँ पे होता है? गुण में होता है। अर्थात रीति विशेष पद रचना और यह विशेषता अपनी अपनी पद रचनाएं अपने अंदर ही समाहित गुणों में होती है। इस तरह से कुछ विशेष गुणों से समाविष्ट या गुण विशेष वाली पद रचना ही रीति कहलाती है। और वामन मानते हैं कि ये जो रीति है ये ऐसी वैसी चीज नहीं, यही काव्य की आत्मा है। तो रीति शास्त्र या रीति काव्य लिखने की परंपरा हिंदी में कहाँ से आया? संस्कृत साहित्य से। लेकिन रीति शास्त्र या रीति काव्य का जो वास्तविक मतलब है उससे विशिष्ट अर्थों में अलग है। संस्कृत में जैसे वामन ने रीति को उसी प्रकार काव्य की आत्मा माना जैसे रस और ध्वनि को, ऐसी स्थिति में रीति शास्त्र के तहत केवल उन्हीं ग्रंथों की चर्चा होनी चाहिए जिनमें सच में
रीति को काव्य की आत्मा मानकर काव्य के स्वरूप का विश्लेषण किया गया हो। लेकिन आप हिंदी साहित्य में देखते हैं उत्तर मध्यकाल को रीति काल की संज्ञा दी गई है। और रीति काल की संज्ञा, अब वही हमने कहा ना कि आपको रीति काल को लगभग इससे जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं हिंदी साहित्य में तो जो उत्तर मध्यकाल है उसको रीति काल कहा गया। उन्होंने रीति या मार्ग को काव्य रीति या काव्य लक्षण के रूप में ग्रहण करके उस काल को रीति काल माना। ऐसी स्थिति में रीति शास्त्र के तहत केवल रीति सिद्धांत की रचना करने वाले ग्रंथ ही नहीं बल्कि वो सभी भी आ जाते हैं जिनमें काव्य के लक्षण देने का प्रयास भरो, क्योंकि हिंदी साहित्य में हम रीति काल का जीता जागता उदाहरण देखते हैं। उसमें अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि के स्वरूप, भेद, अवयव के लक्षण दिए गए हो, उनमें तो सभी के दिए गए हैं। अब रीति से मतलब क्या है, तो रीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वामन ने किया था। और भूज की परिभाषा को ग्रहण करते हुए रीति शब्द के अर्थ पर आचार्य बलदेव कहते हैं, रीति शब्द ऋण धातु से क्विन प्रत्यय के योग से बना है, अतः रीत का व्युत्पत्ति लव्य अर्थ है मार्ग, मार्ग या रास्ता, पंथा, विधि, गति, प्रस्थान सब रीति है। पंथा, विधि, गति, प्रस्थान सब रीति के ही पर्यायवाची है। वह मार्ग, पंथ या विधि जिसमें काव्य के तहत शब्द विन्यास की कला बताई जाए वो रीति कहलाता है। जैसे शरीर में अंग विन्यास का महत्व है, वैसे ही समझिए काव्य में शब्द विन्यास का है। जो अंग जहाँ जैसे होना चाहिए वहाँ वैसे हो, तभी वह सुंदर लगता है। कान की जगह आंख या आदमी का कान हाथी के कान जितना बड़ा हो जाए तो उसका सौंदर्य कम हो जाएगा। इसी तरह जहाँ जैसा शब्द प्रयोग उचित हो काव्य में वैसा ही होना चाहिए, तो ही काव्य में सुंदरता आती है। काव्य शास्त्र में रीति का प्रयोग दो अर्थों में होता है, एक काव्य रचना की पद्धति, शैली आदि के अर्थ में, दूसरा संस्कृत के एक संप्रदाय विशेष के रूप में। वो संप्रदाय आचार्य वामन 9वीं शताब्दी द्वारा प्रवर्तित रीति संप्रदाय है। प्रमुख रीति समर्थक आचार्य में कौन से हैं? यद्यपि वामन से पहले भामा और दंडी ने रीति की विवेचना, यानी वामन से पहले भी भामा और दंडी ने रीति की विवेचना की, किंतु इनमें से किसी ने भी रीति का लक्षण और उसकी परिभाषा नहीं बताई। सर्वप्रथम वामन ने ही 9वीं शताब्दी में रीति के लक्षण बताते उनकी परिभाषा को इस तरह से, रीति शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता, रीति के लक्षणकर्ता के रूप में वामन ने ही रीति संप्रदाय के संस्थापक के रूप में कार्य किया। अब वामन के बारे में देखें तो क्या कहा गया है? वामन आचार्य दंडी जिसे मार्ग कहते हैं उसे ही सर्वप्रथम वामन ने रीति कहा। आचार्य दंडी क्या कहते हैं? इसको मार्ग कहते हैं। और आचार्य दंडी जिसको मार्ग कहते हैं, वामन ने इसी को कहा ये मार्ग नहीं रीति है। और रीति शब्द का काव्य या काव्य मार्ग के व्यापक अर्थ में प्रयोग हुआ। उन्होंने उसकी व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या भी की। क्या की? विशिष्ट पदरचना रीति। तो जिसको दंडी ने कहा ये रास्ता है, इन्होंने कहा नहीं ये रीति है, तो बताया कि नहीं विशिष्ट पदरचना रीति, विशेषो गुणा आत्मा, अर्थात विशिष्ट पदरचना ही रीति है। विशिष्ट का अर्थ है गुण संपन्न, विशेषा गुणात्मा। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि वामन जो है काव्य का आधार रीति को तथा रीति का आधार गुण को मानते हैं। यानी काव्य का आधार तो रीति है, लेकिन रीति का आधार क्या है? रीति का आधार है गुण, अतः गुण ही अंततः क्या है? काव्य का सर्वोत्तम तत्व सिद्धि। वामन के मत से रीति काव्य की आत्मा है। विशिष्ट पदरचना रीति हुई। और उनकी दृष्टि में रीति की प्रमुखता कितने प्रकार है? वैदर्भी, गौड़िया और पांचाली, 3 रीतियां होती है। अब वैदर्भी का क्या मतलब इन्होंने बताया? वैदर्भी का मतलब बताया कि विदर्भ आदि देशों में प्रचलित जो रीति थी वैदर्भी है। ये वैदर्भी रीति समग्र गुणों से युक्त होती थी। ये दोष रहित वीणा के स्वरों के समान मधुर कुछ इस प्रकार से होती, जो कि शब्द और अर्थ के चमत्कार से अलग होती। और जो गौड़िया है इसमें ओज और कांति नामक गुण होते। इनमें समास का बहुत प्रयोग होता है। ये उग्र पदों वाली रीति होती गौड़िया। और जो पांचाली है ये वैदर्भी और गौड़ी के अलावा वामन ने एक तीसरे भेद पांचाली की कल्पना की। पांचाली में माधुर्य और सुकुमारता का बाहुल्य देखने को मिलता। वामन के अनुसार यदि काव्य की आत्मा रीति है तो रीति की आत्मा है वैदर्भी रीति। वामन अगर ये कहते हैं कि काव्य की आत्मा रीति है तो रीति की आत्मा क्या है? तो वामन के अनुसार यदि काव्य की आत्मा रीति है तो रीति की आत्मा वैदर्भी रीति है। वैदर्भी ऐसी रीति है जिसमें 10 गुणों का पूर्ण परिपाक देखा जाता है। वैदर्भी रीति है क्या? एक तरीके से सर्वश्रेष्ठ रीति है। इसके बाद रुद्रट जो है इनका कहना है वामन के बाद परवर्ती आचार्यों ने रीति के परंपरा को आगे बढ़ाया। रुद्रट ने वामन की 3 रीतियों के तहत एक चौथे भेद लाठी की उद्भावना की। कौन सी? वामन के बाद परवर्ती बाद के आचार्यों ने रीति की परंपरा को आगे बढ़ाया तो 3 रीतियों के अलावा एक चौथे भेद लाठी की उद्भावना की। लाठी, साथ ही साथ उन्होंने रीतियों के एक सामान्य आधार की भी कल्पना की। तो लाठी तो इन्होंने कहा ही, उनके विचार से समास रीति का निर्णायक तत्व, जहाँ समास बिल्कुल ना हो वहाँ वैदर्भी, जहाँ लघु व पांचाली। ये रुद्रट ने कहा जहाँ समास बिल्कुल ना हो वहाँ पे वैदर्भी है, जहाँ लघु हो वहाँ पांचाली है।
जहाँ मध्य समाज व दीर्घ वहाँ क्रमशः लाठी और गौड़ी है। इनके अलावा किस रस में कौन सी रीति प्रयुक्त होनी चाहिए, इसका भी विवेचन उन्होंने कहा। श्रृंगार करुड़ आदि में वैदर्भी और पांचाली या रौद्र में गौड़ी। राजशेखर 9वीं शताब्दी। राजशेखर 9वीं शताब्दी। राजशेखर ने प्रवृत्ति, वृत्ति एवं वृत्ति। राजशेखर जो कि 9वीं शताब्दी, इन्होंने प्रवृत्ति, वृत्ति एवं रीति के अंतर को स्पष्ट करते हुए रीति संबंधी पूर्व विवेचन को व्यवस्थित किया। उनके अनुसार वेश विन्यास क्रम प्रवृत्ति, विलास विन्यास क्रम वृत्ति, वचन विन्यास क्रमो रीति अर्थात वेश विन्यास का प्रकार प्रवृत्ति है, विलास विन्यास का प्रकार वृत्ति है तथा वचन विन्यास का प्रकार रीति है अर्थात प्रवृत्ति का संबंध वेशभूषा आदि वृत्ति के क्रियाकलाप से है। और राजशेखर ने रुद्रट की लाठी के महत्व को स्वीकार न कर केवल वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी को ही मान्यता दी। राजशेखर के मत के अनुसार वैदर्भी समास रहित, स्थानानुप्रास तथा योग वृत्ति से पांचाली अल्प समास, स्वाल्पानुप्रास। और जो कुंतक है, कुंतक ने कहा वक्रोक्ति जीवितम के लेखक आचार्य कुंतक, इन्होंने रीति की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन उपस्थित करते हुए कवि स्वभाव के रूप में ग्रहण किया कि कवि स्वभाव ही रीति है। ये काव्य शैली या रीतियों के प्रादेशिक वर्ग विभाजन को नहीं मानते और माना कि ये रीति कवि मार्ग है तथा कवि जनों के स्वभाव क्रम से इसका ग्रहण होता है। उनके शब्दों में ही आता है कि ये कवि स्वभाव भेदवत तो मार्ग रीति। वे मार्ग को 3 रूप में देखते हैं, सुकुमार, विचित्र तथा मध्यम। कहते हैं संप्रति तत्र मार्ग कवि प्रस्थाना हेतु व सुकुमारो, सुकुमार विचित्रश्च मध्यम चोमात्व। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वर्गीकरण को सरल शैली, चमत्कार तथा समन्वय शैली में ये सुकुमार, चित्त तथा विचित्र तथा मध्यम में देखे। सुमार रास्ता, इस मार्ग में कहते हैं कि जो प्रतिभा जनित सहज नैसर्गिक गुण एवं विशेषताओं का समावेश होता है, उक्त वैचित्र अलंकार अनायास सहज रूप से आते, इसमें सा रस प्रवणता होती है, प्रसाद एवं माधुर्य गुण का बाहुल होता है सुकुमार में। और जो विचित्र होता है ये कला मार्ग होता है, अलंकारिक मार्ग, उसमें आप वर्ण चमत्कार, सब चमत्कार, पादावली, लालित ये सब देखते हैं। और मध्यम जो होता है ये संतुलित होता है, सुकुमारता और विचित्रता का सहज समन्वय होता है मध्यम रास्ते में। भोज जो कि 11वीं शताब्दी में आते हैं, भोज ने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाठी के अलावा 2 और नए भेद अवंतिका और माधवी की सृष्टि करके उनकी संख्या 6 तक पहुंचा दी है। किसने? भोज ने जो है, कह रहे हैं कि भोज जो है इन्होंने गौड़ी, पांचाली और लाठी के अतिरिक्त 2 और नए भेद कर दिए। भोज ने इन्होंने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाठी के अतिरिक्त 2 नए भेद और किए, अवंतिका और माधवी की सृष्टि करके उनकी संख्या 6 तक पहुंचा दी कि 6 है। भोज ने कहा अवंतिका, माधवी, इनकी संख्या 6 तक है। भोज के अनुसार रीति की व्युत्पत्ति मूलक परिभाषा में वैदर्भी आदि कृंत पंथा काव्य मार्गा इति स्मृता, अर्थात वैदर्भी आदि पंथा काव्य मार्ग कहलाते, गत्यर्थक ऋण धातु से व्युत्पन्न होने के कारण वही रीति कहलाती। इस प्रकार भोज ने मार्ग, पंथा या पथ और रीति को व्युत्पत्ति कारक अर्थ में प्रयास सिद्ध करते हुए तीनों की अभिन्नता को स्वीकार किया है। बाद के आचार्य रीति एवं रीति को समाविष्ट करने का प्रयास करते हैं। आचार्य सिंह भूपाल पद विन्यास भंगी रीति के रूप में परिभाषित करते हुए रीति को 3 भागों में विभक्त करते हैं, कोमला, वैदर्भी, कठिना, गौड़िया, मिश्रा, पांचाली। काव्य प्रकाशकार मम्मट। अब देखिए रीति और गुण क्या है। रीति और गुण का क्या मतलब है, तो रीति और गुण, दंडी ने गुण को रीति का मूल तत्व माना है। किसने? दंडी ने कहा है कि जो गुण होता है वो रीति का मूल है। जैसे इन्होंने कहा काव्य की आत्मा है, वामन ने कहा, तो इन्होंने कहा दंडी ने कि गुण को रीति का मूल क्या है। काव्य की आत्मा तो रीति है, लेकिन रीति का मूल क्या है, तो गुण है। दंडी ने कहा, वामन ने गुण और रीति के संबंध को और भी दृढ़ करते हुए लिखा, विशिष्टः पदरचना रीति विशेषो गुणात्मा, अर्थात रीति का वैशिष्ट गुणात्मक है। रीति को विशिष्ट पदरचना और गुणों को उनका मूल तत्व मानते हुए वामन ने शब्द और अर्थ के आधार भेद से गुणों के 2 वर्ग भेद कर दिए, शब्द गुण और अर्थ गुण। तो एक तो दंडी ने गुण को क्या, रीति का मूल तत्व माना, वामन ने गुण और रीति के इस संबंध को और भी दृढ़ किया और दृढ़ करते हुए लिखा, विशिष्टा पदरचना रीति विशेषो गुणात्मा, अर्थात रीति का वैशिष्ट गुणात्मक है, रीति को विशिष्ट पदरचना और गुणों को उनके मूल तत्व में माना गया। वामन के सद्गुण प्राय सभी वर्ण योजना, पदबंध या सब समूह के चमत्कार है और अर्थ गुण का आधार अर्थ सौंदर्य है। वामन से पहले भरत ने गुणों को भावगत विशेषता के रूप में भी माना था और उसकी संख्या 10 मानी थी। श्लेषा, प्रसादा, समता, समाधि, माधुर्य, भूजा, पद, सौकुमार एवं अर्थस्य चा व्यक्ति द्वदारुआ
कंतिश्च काव्य गुणादशा। अतः श्लेष प्रसाद समता समाधि माधुर्य ओज पद सौकुमार्य अर्थ व्यक्ति उदारता एवं कांति, ये 10 गुण है। दंडी ने भी इन्हीं गुणों को माना था। वामन स्थापित करते कि रीति काव्य की आत्मा जो गुणों पर आश्रित है। दंडी और वामन का गुण संबंधी धारणाओं में अंतर है। दंडी कहते हैं कि काव्य शोभा का हेतु अलंकार मानते हैं, ना कि गुण को। इस तरह वामन के विचार से गुण का महत्व ज्यादा है। तो दंडी अलंकार को मानते हैं, लेकिन वामन जो है गुण को मानते हैं। वस्तुतः गुण का सर्वप्रथम लक्षण भी वामन ने ही स्पष्ट किया। उनके विचार से काव्य के शोभा कारक धर्म गुण होते हैं। काव्य शोभाया कर्तरा धर्मा गुणा। अलंकार गुण द्वारा तो संपन्न काव्य को शोभा को बढ़ाने वाला है, वो कोई हेतु नहीं है। तो ये लक्षण इतना व्यापक है कि इसके अनुसार सारे तत्व जिससे कि काव्य सौंदर्य की सृष्टि होती है गुणों के तहत आ जाते हैं। शब्द और अर्थ का भेद करते हुए वामन ने गुणों की संख्या कितनी बताई है? 20 निश्चित की कि 20 होते हैं। और वामन की जो विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुणात्मा सूत्र को व्याख्या करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो चलकर आनंदवर्धन ने 3 विकल्प और दिए हैं। क्या रीति और गुण अभिन्न है? कहते हैं कि क्या रीति जो है और गुण, क्या रीति और गुण जो है अभिन्न है? क्या रीति गुणाश्रित है? क्या गुण रीति आश्रित है? वामन ने रीति और गुण को अभिन्न माना है और उद्भट ने गुण को रीति आश्रित। इन दोनों ही मतों को अमान्य करते हुए आनंदवर्धन ने रीति को गुणाश्रित माना है। गुणाश्रियतम तिष्ठन्ति माधुर्यादीनम। आनंदवर्धन का पक्ष सर्वथा ग्राह्य है, रीति गुण के आश्रित है। शब्द समूह वर्ण समूह रूपी पद रचना का स्वरूप माधुर्य ओज आदि के द्वारा ही निर्धारित होता है। आनंदवर्धन मानते हैं कि गुण रस धर्म से जुड़े होते हैं, इस दृष्टि से कि पद रचना मूलतः रसाभिव्यक्ति के ही साधन होते हैं। रीति का मुख्य काम है रस की गई अभिव्यक्ति करना, और रस की अभिव्यक्ति वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं गुण के आश्रय से ही हो सकती है। वो माधुर्य ओज और प्रसाद के द्वारा चित्त को द्रवित दीप्त और परिव्याप्त करते हुए रस दशा तक पहुंचने की बात करते हैं। निष्कर्षतः रीति और गुण एक नहीं है, परंतु उनका अन्योन्याश्रय संबंध है। दोनों में गुण का प्रभाव ज्यादा है, रीति मूलतः उसी के आश्रित है। और शब्द गुण तथा अर्थ गुण का क्या मतलब है? शब्द गुण में क्या है? ओज गाढ़ बंधत्व भोजा अर्थात रचना की गाढ़ता या गाढ़ बंधत्व ओज गुण कहलाता है। दंडी के अनुसार जब वाक्यों में समासयुक्त पदों की बहुलता हो जाती है तो ओज हो जाता है। प्रसाद शैथिल्यम प्रसाद अर्थात रचना की शिथिलता प्रसाद है। श्लेष मसृणितम श्लेषा मसृणित या कोमलता को कहते हैं। क्षमता जो होता है, क्षमता मार्गा भेदा समता अर्थात मार्ग का भेद या शैली की एक रूपता। समाधि आरोहा अवरोहा। माधुर्य पृथक पदत्व माधुर्यम। सौकुमार्यम उदारता। अर्थ व्यक्ति कांति। इस तरीके से 10 है, यहाँ पे दिए गए हैं सूची। और अर्थ गुण में जिन 10 शब्द गुणों का उल्लेख ऊपर किए गए वही 10 अर्थ गुण भी होते हैं। गुण के कितने प्रकार हैं? तो देखिए रीति के प्रसंग में गुणों का वर्णन अपेक्षित है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी धारणाएं दी है और भागवत विशेषता के रूप में स्वीकार करते हुए अगर भरत मुनि की संख्या देखें तो 10 है। और भरत मुनि ने गुणों में यही कहा है, श्लेषा प्रसादा समता समाधि माधुर्य भोजा पद सौकुमार्यम अर्थस्य चा व्यक्ति रुदरता चा कांतिश्च काव्यश गुणा द्वैसते। आचार्य दंडी जो है, आचार्य दंडी ने भी 10 गुण माने हैं। तो जैसे 10 गुण इन्होंने माने हैं भरत मुनि ने, वैसे ही दंडी ने भी 10 गुण माने हैं। 10 गुणों में श्लेषा प्रसादा समता माधुर्य सुकुमारता अर्थ व्यक्ति रुद्रत भोजा कांति समाध्या। दंडी की अनेक परिभाषाएं भरत से अलग है। दंडी की अनेक परिभाषाएं जो है भरत से अलग। उनके समाधि कांति आदि गुणों को तो भरत के समाधि कांति आदि से कोई संबंध ही नहीं। वे गुणों को मार्ग का आधार रूप में ग्रहण करते हैं। वामन रीति को काव्य की आत्मा बताते हुए उसे गुण पर आधारित बताते हैं। वामन रीति को क्या बताते हैं? काव्य की आत्मा बताते हुए उसे गुण पर आधारित मानते हैं, किंतु दंडी और वामन की गुण संबंधी अवधारणाओं में अंतर है। दंडी काव्य शोभा का हेतु अलंकार मानते हैं, ना कि गुण। देखिए काव्य दंडी क्या है? काव्य शोभा का हेतु किसे मानते हैं? दंडी काव्य शोभा का हेतु अलंकार को मानते हैं, ना कि गुण को, जबकि वामन गुण को ज्यादा महत्व देते हैं। वामन के अनुसार अलंकार गुण द्वारा संपन्न काव्य शोभा का वर्धक है, मूल नहीं है, लेकिन वो मानते हैं। पद रचना के उपयुक्त 10 गुणों को वे स्वीकार करते हैं। वामन के साथ पद रचना के संश्लिष्ट संगठन में ओज, शिथिल संगठन में प्रसाद, अनेक अर्थ जहाँ एक पद से लगे वहां पे श्लेष, शैली की एक समानता, समता, उतार चढ़ाव क्रम को समाधि और समास रहित पद प्रयोग माधुर्य होता है। और कठोरता के अभाव से सौकुमार्य, जहाँ वर्ण नित्य से करते हो वहाँ उदारता, जहाँ स्पष्टता हो वहाँ अर्थाव्यक्ति नव्यता और चमक में कांति गुणों की उपस्थिति होती है। यह व्याख्या पद रचना के दृश्य है। वामन ने अर्थ की
वामन के अर्थ की दृष्टि पुनः भिन्न व्याख्या की। उनके अनुसार अर्थ की प्रौढ़ता, ओज अनेक विशेषताओं का संगठन, श्लेष विषमता का अभाव, क्षमता अर्थ की विशेषता, समाधि उक्त वैचित्र, माधुर्य और परुषता का अभाव, शौकुमारी, ग्रामत्व की हीनता, उदारता, अस्पष्टार्था अर्थ है व्यक्ति, रस की दीप्ति, कांति है। आनंदवर्धन के अनुसार गुण काव्य के धर्म है, काव्यांक अर्थात शब्द अर्थ आदि के नहीं। उनका कहना भी है तमर्थ मौ अलंबते यंगिने ते गुणा स्मृतः, गुण अंगी का धर्म माना गया है, अंग का नहीं। वामन रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं, अतः ये गुण रीति के धर्म है और काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले हैं। दूसरी तरफ आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, मम्मट आदि आचार्य गुण को रस का धर्म बताते हैं, क्योंकि रस अंगी है। मम्मट के अनुसार ये रस स्थानिष्णो धर्मो सौदा अर्य इवात्मनः उत्कर्ष हेतु अस्ते, अर्थात जो अस्न रस के अंग सहायक धर्म आत्मा के सौर्य आदि की भांति अनिवार्य निश्चल भाव से विद्यमान होकर रस उत्कर्ष का काम करते हैं। मम्मटाचार्य तथा अन्य ध्वनि संप्रदाय के आचार्यों ने भी 10 गुणों के अस्तित्व से इनकार किया है और मम्मटाचार्य तो केवल 3 गुण मानते हैं, वो माधुर्य है, ओज और प्रसाद को मानते हैं। और ये गुण रसास्वाद के समय सामाजिक श्रोता या पाठक की 3 अवस्थाएं द्रुति, दीप्ति और प्रसन्नता के साथ सामंजस्य निश्चित कर लेते हैं। इस तरह से देखने पर माधुर्य श्रृंगार आदि का, ओज वीर रौद्र आदि तथा प्रसाद सभी रसों का उपकरण है। श्रृंगार परम मधुर, परम आह्लाद रस है, इसलिए माधुर्य का उससे संबंध स्वाभाविक है। अंत में ये कह सकते हैं कि जो है ये 3 गुण है माधुर्य, ओज और प्रसाद, जो चित्त की द्रुति, दीप्ति और व्यापकत्व के सूचक के रूप में है। अब यहाँ पे बात आती है कि रीति के प्रकार कितने हैं। तो देखिए, भामा ने तो वैदर्भी और गौड़ी रीति का उल्लेख किया, भामा, और डंडी ने इन रीतियों का संबंध विशेषकर गुणों से माना है। तो उनके विचार से डंडी के अनुसार तो 10 गुण हो गए। तो भामा जहाँ पे यहाँ पे वैदर्भी गौड़ी की बात करते हैं, वही चीज चल के आगे देखते हैं कि जो है 10 गुणों का समावेश जो है मानते हैं डंडी, और फिर 10 गुणों का समावेश वह वैदर्भी रीति और इसके विपरीत जिनमें इन गुणों की शीतलता और गौड़ीय रीति। आचार्य डंडी ने भी 2 ही रीति या मार्गों का अनुसरण किया है, माना उसको। यद्यपि भामा तो अलंकारवादी थे, अलंकारों को काव्य शोभा करान धर्मान के रूप में देखते हैं, और वामन ने रीति के 3 भेद किए कि वैदर्भी भी होता है, गौड़ी भी होता है, पांचाली भी होता है। इस तरह उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी प्रदेशों की साहित्यिक शैली की विशेषताओं के आधार पर रीतिवादी आचार्य ने रीति या मार्ग के रूप में गृहीत करते हैं। आचार्य वामन जो है उनके विचार के अनुसार रीति काव्य की आत्मा है और विशिष्ट पद रचना रीति कहलाती है। और रीति कितने प्रकार का होता है? 3, ऐसा कहना है वामन का। वैदर्भी होता है, गौड़ी होता है, पांचाली होता है। कहते हैं कि विदर्भ आदि प्रदेशों में प्रचलित जो रीति है वो वैदर्भी है। कहाँ पे? विदर्भ आदि प्रदेशों में प्रचलित जो रीति है वो वैदर्भी है। वैदर्भी रीति समग्र गुणों से युक्त है। और गौड़ीय रीति क्या है? ओज कांतिमयी होती है, इसमें मधुरता, सुकुमारता का अभाव होता है। पांचाली माधुर्य और सुकुमारता से संपन्न रीति पांचाली कहलाती है। आचार्य रुद्रट ने रीति की कल्पना अलग आधारों पर की। उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा नहीं माना, इसलिए उन्होंने रीति के जो 4 भेद किए हैं वे गुणों पर आधारित न होकर समास पर आधारित है। उनके अनुसार वैदर्भी समास रहित शैली, पांचाली लघु स्वल्प समास शैली, लौटी या मध्यम समास वाली, और गौड़ी दीर्घ वाली। तो रुद्रट ने यहाँ पे जो आधार बनाया है वो अलग ही बनाया है। और रीति के 4 भेद हुए, वैदर्भी हो गया, पांचाली हो गया, लाटी हो गया और गौड़ी हो गया। आचार्य कुंतक ने प्रदेश विशेष की परंपरा के रूप में रीतियों को न देकर शुद्ध गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया। उन्होंने रीति के त्रिमार्ग सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए वक्रोक्ति जीवितम में स्पष्ट किया, संप्रति तत्र ये मार्गा कवि प्रस्थान हेतवः सुकुमारो विचित्र से मध्यम श्यामो। कवि स्वभाव के अनुरूप 3 रीतियां या मार्ग को मानते हैं, सुकुमार है, विचित्र है, मध्यम है, और ये आधार है समास, गुण, अलंकार, वैचित्र आदि। तो इस तरीके से सारांशता देखिए, भारतीय काव्य शास्त्रियों ने कवि की अनुभूति को विशिष्ट पद रचना द्वारा अभिव्यक्त किया और उसी के करने के क्रम को मार्ग या रीति की संज्ञा दी। काव्य रचना की इस रीति को ही अध्ययन रीति संप्रदाय में भारतीय काव्य शास्त्री के द्वारा देखें तो पद संगठना क्रम या विशिष्ट पद रचना कहते हैं। और यहाँ पे आपको देखिए कि अलग अलग लोगों ने अपने जो है विचार अलग अलग दिए हैं, तो हम थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं। सारांश बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। भारतीय काव्य शास्त्रियों ने जो कवि की अनुभूति को विशिष्ट पद रचना द्वारा अभिव्यक्त करने के क्रम को मार्ग या रीति या रास्ता वही कहा, और काव्य रचना की इस रीति का अध्ययन रीति संप्रदाय में हमने किया।
भारतीय काव्य शास्त्रीय साहित्य अथवा काव्य भाषा की जो पद संगठना क्रम है उसी को विशिष्ट पद रचना या वचन विन्यास को ध्यान में रखकर रीति के स्वरूप को समझाने की कोशिश करते रहे। उनके अनुसार काव्य भाषा की विशेष गुणों वाली पद रचना ही रीति है। रीति से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी थी। वामन के अनुसार रीति का अर्थ विशेष प्रकार की पद रचना से था। राजशेखर रीति को वचन विन्यास क्रम कहते हैं। विश्वनाथ के अनुसार रीति का अर्थ पद का संयोजन था। सिंह भोपाल के मतानुसार रीति का अर्थ पद विन्यास भंगिमा है। काव्य भाषा की पद रचना या पद विन्यास की विशेषता उसमें निहित गुण में होती है। इस प्रकार कुछ विशेष गुणों से समाविष्ट या गुण विशेष वाली पद रचना ही रीति हुई और ऐसी ही रीति को आचार्य वामन काव्य की आत्मा मानते हैं। आचार्य वामन है, रुद्रट है, राजशेखर, आचार्य कुंतक है, भोज है, भूपाल आदि प्रमुख रीति विवेचक आचार्य भी हैं जिन्होंने रीति के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं। वामन ने तो गुण को रीति का मूल तत्व माना और शब्द और अर्थ के आधार भेद से गुणों के दो जो है वर्ग भी किए, एक शब्द गुण एक अर्थ। वामन के शब्द गुण प्राय सभी वर्ण योजना पदबंध या सब समूह के चमत्कार है और अर्थ गुणों का आधार अर्थ सौंदर्य है। वामन के विचार से जो काव्य की शोभा कारक धर्म गुण कहलाता है, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला गुण। और मम्मटाचार्य तथा अन्य ध्वनि संप्रदाय के आचार्यों ने भी 10 गुणों के अस्तित्व से इनकार करते हुए केवल माधुर्य, ओज तथा प्रसाद गुण को ही माना है। मानते हैं कि यही 3 है इंपॉर्टेंट और ये क्रमशः चित्त की द्रुति, दीप्ति, व्यापकत्व के सूचक। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद भी किए हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। और रुद्रट ने एक चौथी कहा था तो रौद्री, ये रुद्रट का ध्यान रखिएगा कि किसने चौथा कहा था, लाटी जो कहा था। बाकी कुंतक ने रीति विवेचन में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए कवि स्वभाव के अनुरूप 3 रीतियों और मार्गों की कल्पना की, सुकुमार, विचित्र और मध्यम। अब यहाँ पे हम जो है बहुत अच्छे से जो है रीति संप्रदाय को अच्छे से खत्म कर चुके हैं। थोड़ा सा है हम एक बार निशा अग्रवाल वाले से देखते हैं कि उन्होंने रीति के बारे में क्या कहा है, तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। जितने फैक्ट हो सकते हैं सब कुछ रीति संबंधी वो यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे इन्होंने क्या कहा है कि भारतीय काव्य चिंतन में भी देखिए तो गुण और रीति के बारे में बात की गई है। और जैसे कि सभी जब चाहे काव्य लक्षण, हेतु, प्रयोजन हमने कुछ भी पढ़ा, सबसे पहले भरत मुनि के बारे में पढ़ा। तो भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 10 काव्य दोष की चर्चा की, उसके बाद 10 गुणों की भी बात की। तो हम वो सोचते हैं वो 10 गुण क्या है, तो वही देखते हैं कि गुणा भी पर्याया दोषाम, गुण दोष के भी पर्याय होते हैं। यानी गुण जो होता है दोष के भी पर्याय होते हैं। भी पर्याय से उनका मतलब है विपरीत भाव। अगर किसी चीज में जो है गुण है तो दोष भी है, दोष है तो गुण भी है, या उसका अभावात्मक रूप या अन्यथा भाव, ये स्पष्ट नहीं है। तो भरत ने गुण का संबंध काव्य के समान स्वरूप से ही निर्धारित किया था। काव्यश गुणा दर्शते लक्षित होता है और उन्होंने जिन गुणों का कथन कहा कि कौन से 10 गुण है तो वो जानना भी चाहिए। तो उन्होंने इसी की बात की थी, श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य। हम लोग तो ये 3 गुण की बात करते हैं, प्रसाद है, ओज है, माधुर्य है, लेकिन ये कहते नहीं श्लेष भी एक गुण है, प्रसाद भी एक गुण है, समता भी एक गुण है, समाधि भी है, माधुर ओज तो है ही, सौकुमारी भी, अर्थ व्यक्ति भी है, उदार भी और कांति भी है। तो भरत के द्वारा जो विचार दिए गए थे उसमें तो इन्होंने जो पहले आचार्य हैं इन्होंने तो 10 गुण की बात की और ज्यादातर हम लोग 3 ही गुण मानते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए वो 10 गुण उनके द्वारा कौन से हैं। फिर भामा का हम पढ़ते हैं, भामा जो कि अलंकारवादी आचार्य है, तो भरत के ही तरीके से ये भी गुण का उल्लेख करते हैं और इनका भी जो काव्य अलंकार है उसमें कहते हैं नहीं हमारे अनुसार तो 2 ही होते हैं, एक वैदर्भी और गौड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि विद्वान वैदर्भ काव्य को श्रेष्ठ मानते हैं। विद्वान किसको मानते हैं? जो वैदर्भ काव्य उसको श्रेष्ठ मानते हैं और जो गौड़ी है उसको उदात्त अर्थ से युक्त होने पर भी वैदर्भी की भांति श्रेष्ठ नहीं मानते। तो ये मानते हैं कि वैदर्भ जो है वैदर्भी श्रेष्ठ है और जो आपके इसके बाद आता है गौड़ी वो उतना श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? क्योंकि भामा के अनुसार विचारधारा का विरोध करते हुए कहते हैं कि ये तो भेड़ चाल चलने वाली है। कौन सी? गौड़ी को, कि ये तो भेड़ चाल चलती है। और इनके अनुसार हमें आंखें मूंद कर परंपरा का पालन नहीं करना चाहिए बल्कि काव्य के वास्तविक गुण के आधार पर पालन करना चाहिए। यदि गौड़ी काव्य में हमें गौड़ी जो काव्य है उसमें हमें गुण, अलंकारवत्ता, आगमात्व, गामत्व, अशिष्ट शब्द और अर्थ का अभाव, अर्थ तत्व, न्यायत्व, लोक तथा शास्त्र के मान सिद्धांत से युक्त अनाकूलत्व मिलता है तो वो वैदर्भी की भांति ही श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे अब देखिए भामा जो कि अलंकारवादी आचार्य थे तो उनके टीकाकार उद्भट भामा विवरण में कहते हैं कि लौकिक अलंकार एवं लौकिक गुण में तो अंतर किया जा सकता है पर काव्यगत अलंकार और गुण में नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हार है, हार आदि आभूषण के शरीर से संयोग होता है और शौर्य आदि गुण की आत्मा से। तो आत्मा गुण की आत्मा से और काव्य में भी देखिए तो काव्य में ओज, प्रसाद आदि गुण और अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार होते हैं। दोनों में भेद नहीं माना जा सकता। दंडी ने अलंकार और गुण में प्रत्यक्षता भेद तो नहीं किया लेकिन भेद का संकेत दे दिया। इन्होंने कहा काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रच्छेते।
और भरत द्वारा प्रतिपादित जो 10 काव्य गुण की सत्ता स्वीकार करते हुए वैधर्म मार्ग का प्राण कहा कि वैधर्म जो है वो रास्ता एति वैधर्म मार्ग से प्राणा दशा गुणा। तो दंडी ने भी वैधर्म को प्राण माना, जबकि गौड़ी को हे ही माना, जैसे भामा ने माना था। फिर दंडी ने सबसे पहले गुणों का संबंध काव्य के सामान्य रूप से ना नियत करके रास्ते से कहा कि ये रास्ता यानी मार्ग होता है। दंडी ने कहा इसका मतलब तो मार्ग है, अस्तु श्रेष्ठ काव्य मार्ग में गुणों का महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी कुछ लेखन का आधार बनाए तो उसमें श्रेष्ठ मार्ग को अपनाना चाहिए हमें। दंडी के अनुसार वैधर्म मार्ग श्रेष्ठ है क्योंकि इनमें 10 गुणों की समाहिति होती है और गौड़ मार्ग में प्राय इन गुणों का विपर्य होता है, तो वे अपेक्षाकृत हीन है। यहाँ प्राय सब महत्वपूर्ण है। दंडी की मौलिकता गुण को मार्ग रीति से जोड़ने एवं गुण तथा अलंकार में पार्थक्य संकेतित करने में। वामन ने सर्वप्रथम प्रतिष्ठा गुण और अलंकार में भेद किए। काव्य शोभा कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य की शोभा कारक धर्म गुण है। दंडी ने जो स्थान अलंकार को दिया वही स्थान वामन ने गुण को दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो वामन ने स्पष्टता कहा कि काव्य की शोभा कारक धर्म गुण है, अलंकार तो उस शोभा को अतिशयता प्रदान करने वाला तथा इसके अलावा दंडी ने गुण को वैधर्म मार्ग का प्राण कहा, लेकिन वामन ने इसे और महत्वपूर्ण स्थान दिया और रीति का विशेष कहा। विशिष्ट पदरचना रीति विशेषो गुणा आत्मा। वामन ने सबसे पहले भरत की गुण संबंधी विवेचन का विरोध करते हुए कहा कि गुण को दोष का अभिप्राय नहीं कहा जा सकता। वामन ने गुणों को काव्य के मुख्य तत्व के रूप में देखा। अब यहाँ पे देखिए शब्द गुण और अर्थ गुण के बारे में बताया गया। जिस शब्द गुण में ओज गाढ़ बंधत्व, प्रसाद शैथिल्य, श्लेष का मतलब मसृणता होता है, क्षमता यानी मार्गाभेद, समाधि क्या होता है आरोह अवरोह, माधुर्य पृथक पदत्व होता है, शौकुमारी अजरठ, उदारता क्या होता है, अर्थव्यक्ति क्या होता है। इनके अलावा ओज अर्थ से प्रौढ़, प्रसाद क्या होता है, श्लेष क्या होता है, समता समाधि, ये सभी क्या होता है। और इसी को देखिए इन्होंने बहुत ज्यादा उसी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट निकाल के वहां पे दिया गया था उसी को बहुत ही ज्यादा अंदर जा जाके चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। माधुर्य ओजम प्रसाद गुणों का स्वरूप क्या है, माधुर्य गुण कैसे होते हैं, इसके बारे में पूरा बताया गया है इसमें। फिर आप देखिए प्रसाद गुण में क्या क्या है, लेकिन इतना डेप्थ आपको पढ़ना नहीं है ना। ये जो है आपको जो ये किताब है इसको हम जो है सेंड कर देंगे ग्रुप में, आप देख लीजिएगा अगर आपको लगेगा, क्योंकि जो हमने अभी नोट्स कराया था ना तो इग्नू नोट्स में आप देखेंगे हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकाल के वहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे आप खोज खोज के जो चीज़ों को पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत अच्छे से वही चीज़ निकाल के दे दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको अच्छे से नोट्स को कवर कर लीजिए। नोट्स को हमने शायद भेज भी दिया है, वो नोट्स में इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट दे दिए गए, बाकी जो फैक्ट करा दिए वो इतना ज़्यादा डेप्थ में कोई मतलब नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता उतना घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट में ध्वनि सिद्धांत करेंगे। धन्यवाद।